गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विज्ञान जगत इंस्टीट्यूट गंगापुर सिटी ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। मैं रामेश्वर गौतम फिर से लेके आया हूँ बीएससी सेकेंड ईयर बॉटनी की चौथी यूनिट, जिसका हम तीसरा पेपर पढ़ रहे हैं और तीसरे पेपर की चौथी यूनिट हम पढ़ रहे हैं। इससे पहले के जो वीडियोस थे उनके अंदर हमने एक प्रारूपिक पुष्प की संरचना का अध्ययन किया है, पुष्प के विभिन्न भागों का अध्ययन किया है और आज हम यहाँ पर लघु बीजाणुदानी और परागकोश के विकास की प्रक्रिया को देखेंगे। इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने एक लघु बीजाणुदानी की संरचना को देखा था, एक डायग्राम के रूप में हमने देखा था। लघु बीजाणुदानी की संरचना के साथ साथ इस लघु बीजाणुदानियों का परिवर्तन जो है वो परागकोश के अंदर किस प्रकार से होता है उसका भी हमने वहाँ पर अध्ययन किया था। एक परागकोश जो दो पाली युक्त होता है, जिनके अंदर 4 लघु बीजाणुदानियां विकसित होती है। परागकोश प्रारंभ में एक समान कोशिकाओं का, समरूपी कोशिकाओं का एक समूह होता है और बाह्य त्वचा से यह ढका हुआ होता है। एपिडर्मिस बाह्य त्वचा के नीचे की ओर उपस्थित अधस त्वचा हाइपोडर्मिस वाला जो भाग है, उस हाइपोडर्मिस वाले भाग की कुछ कोशिकाएं जो है वो आकार में बड़ी हो जाती है और 4 परागकूटों का यहाँ पर निर्माण करती है। यही चारों परागकूट आगे जाकर के किसके रूप में परिवर्तित होंगे? लघु बीजाणुदानियों के रूप में ये परिवर्तित होंगे। पिछले वीडियो के अंदर हमने एक लघु बीजाणुदानी की संरचना को बनाया था, जिसको हमने 2 भागों के अंदर डिवाइड किया गया था। एक प्रारूपिक लघु बीजाणुदानी की संरचना को निम्न 2 भागों के अंदर विभाजित किया जा सकता है, एक परागभित्ति पोलन सेक वॉल और दूसरी बीजाणुजनन कोशिकाएं स्पोरोजिनस टिश्यू। हमने देखा था कि परागभित्ति जो है उसको भी 4 स्तरों के अंदर डिवाइड किया गया है। मतलब पराग लघु बीजाणुदानी की जो परागभित्ति होती है ये 4 स्तरों से मिलकर के बनी हुई होती है। सबसे बाहर की ओर सबसे पहले नंबर का स्तर है बाह्य त्वचा एपिडर्मिस, जो सबसे बाहर की ओर उपस्थित होता है। एक परतीय स्तर का चित्र आप देखते हुए जाइए, जो पिछले वीडियो के अंदर हमने बनाया था उस डायग्राम को आप याद कर लीजिए और उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले बाहर की ओर उपस्थित रहने वाला जो स्तर है उसके बारे में देख रहे हैं, जो बाह्य त्वचा एपिडर्मिस वाला भाग है। सबसे बाहरी स्तर है, एक परतीय स्तर के रूप में था और चूंकि सबसे बाहर की ओर स्थित है इसलिए परागकोश भित्ति को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य इसके द्वारा किया जाएगा। बाह्य त्वचा के नीचे की ओर दूसरे नंबर का जो स्तर है वो है अंतःत्वचा एंडोथीसियम। ये भी क्या है? एक परतीय स्तर है, लेकिन इसकी कोशिकाएं आर्द्रताग्राही प्रकृति की होती है। आर्द्रताग्राही प्रकृति के होने के कारण इस स्तर की कोशिकाएं परागकोश भित्ति के स्फुटन में भी सहायक होती है। इसके साथ में मैंने आपको बताया था कि अंतःस्थीसियम की जो कोशिकाएं होती है उनकी भीतरी सतह पर एल्फा सेलुलोज के कण पाए जाते हैं और एल्फा सेलुलोज के कणों की उपस्थिति के कारण ये कोशिकाएं जो है वो यू आकृति की हो जाती है। कौन सी आकृति की हो जाती है? यू आकृति की हो जाती है। अब कुछ स्थान, परागकोश की संरचना को हम देखते हैं तो कुछ स्थान ऐसे होते हैं जहां पर ये यू आकृति की कोशिकाएं जो है अनुपस्थित होती है। जिन स्थानों पर ये यू आकृति की कोशिकाएं अनुपस्थित होती है उन स्थानों को हम ओष्ठ कोशिकाएं या स्टोमियम कोशिकाएं कहते हैं और परागकोश भित्ति का स्फुटन सदैव उन्हीं ओष्ठ कोशिकाओं वाले स्थान से होता है, स्टोमियम कोशिकाओं वाले स्थान से होता है। ये जो मध्य स्तर अंत त्वचा है इनकी कोशिकाएं भी आर्द्रताग्राही प्रकृति की होती है और परागकोश भित्ति के स्फुटन में ये सहायक होती है। अगला है मध्य स्तर मिडिल लेयर। अंतःत्वचा के नीचे की ओर स्थित होता है, तीसरे नंबर का यह स्तर है और 1 से 3 परतीय स्तर है। बाह्य त्वचा और अंतःत्वचा ये एक परतीय स्तर है, लेकिन मध्य स्तर जो है ये 1 से 3 परतीय स्तर के रूप में उपस्थित होगा। कोशिकाएं इसकी अल्पकालिक प्रकृति की होती है और विकसित होने वाले जो लघु बीजाणु होते हैं उन लघु बीजाणुओं को ये आवश्यक पोषण उपलब्ध कराने का कार्य
करती है। जब परागकोश भित्ति का स्फुटन होता है तो उस समय पर मध्य स्तर जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। तभी तो हमने इसे कहा क्या है, अल्पकालिक प्रकृति ये होती है। अगला है टेपिटम। पराग भित्ति का ये सबसे भीतरी स्तर है जो मध्य स्तर से नीचे की ओर उपस्थित होता है और बीजाणु जनन ऊतक से ऊपर की ओर उपस्थित होता है और एक परकीय स्तर के रूप में यह लघु बीजाणुधानी के अंदर पाया जाता है। इसकी कोशिकाएं सघन जीव द्रव्य युक्त होती है, बहुकेंद्रकीय प्रकार की होती है और बहुगुणित प्रकार की ये होती है। इस टेपिटम की कोशिकाओं के द्वारा लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को आवश्यक पोषण उपलब्ध कराया जाता है। कोशिकाओं टेपिटम की कोशिकाएं जो है ये दो प्रकार की हो सकती है, एक अमीबीय टेपिटम हो सकता है और दूसरा स्त्रावी टेपिटम हो सकता है। अमीबीय टेपिटम के अंदर तो कोशिकाएं जो है वह स्वयं क्या हो जाती है, अपहासित हो जाती है और अपहासित होकर के अपने ही समान कोशिकाओं का यह निर्माण करती है। स्त्रावी अमीबीय जो है उनके अंदर कोशिकाओं से एक आवश्यक पदार्थ जो है वो स्त्रावित होता है, जो किनको प्राप्त होता है, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को प्राप्त होता है। ठीक है, तो अमीबीय टेपिटम की कोशिकाएं तो स्वयं अपहासित होकर स्वयं नष्ट होकर के लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं को आवश्यक पोषण उपलब्ध कराती है, जबकि स्त्रावी टेपिटम की जो कोशिकाएं होती है वो अपनी अंतःवृत्ति से आवश्यक पदार्थ का क्या करती है, स्त्राव करती है, जिससे लघु बीजाणुओं को आवश्यक पोषण उपलब्ध होता है। तो बाह्य त्वचा, अंतःत्वचा, मध्य स्तर और टेपिटम ये चारों स्तर मिलकर के लघु बीजाणुधानी की परागवृत्ति का ये निर्माण करते हैं। परागवृत्ति के निर्माण के पश्चात दूसरे नंबर का जो भाग होता है वो होता है बीजाणु जनन ऊतक, स्पोरोजिनस टिश्यू। बीजाणु जनन ऊतक टेपिटम के नीचे की ओर गोलाकार एक समान समरूपी केंद्रकीय कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है जिसे अपन बीजाणु जनन ऊतक कहते हैं। बीजाणु जनन ऊतक की जो कोशिकाएं होती है वह द्विगुणित होती है और समसूत्री विभाजन द्वारा ये लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के रूप में निर्मित हो जाती है। लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं पुनः अर्धसूत्री विभाजन द्वारा लघु बीजाणुओं का निर्माण करती है। निर्मित होने वाले जो लघु बीजाणु हैं ये अगुणित होते हैं एवं चतुष्क के रूप में ये निर्मित होते हैं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा कितने लघु बीजाणुओं का निर्माण करेगी, 4 लघु बीजाणुओं का निर्माण करेगी और ये चारों लघु बीजाणु जो है वो किसके रूप में निर्मित होंगे, चतुष्क के रूप में ये निर्मित होंगे। चतुष्क मतलब जैसे ये 4 लघु बीजाणु हैं वो इस प्रकार से ये एक दूसरे से जुड़े हुए होंगे और चतुष्की के रूप में ये व्यवस्थित होंगे। तो इस प्रकार से ये है आपके पास में एक लघु बीजाणुधानी की संरचना। अब इस लघु बीजाणुधानी की संरचना के बाद हम परागकोश के विकास की प्रक्रिया को देख लेते हैं कि परागकोश का विकास जो है वो किस प्रकार से होगा। परागकोश का विकास और परागकोश के विकास के फलस्वरूप किस प्रकार से एक परागकोश के अंदर चार। नेक्स्ट हम देखते हैं परागकोश का परिवर्धन। ठीक है, परागकोश का परिवर्धन मतलब किस प्रकार से आवृतबीजी पादपों के अंदर या पुष्पीय पादपों के अंदर परागकोश का परिवर्धन होगा और किस प्रकार से एक परागकोश के अंदर 4 परागकूट या 4 लघु बीजाणुधानियों का निर्माण होगा। तो प्रारंभ में यदि अगर अपन परागकोश को देखते हैं तो परागकोश जो है वो अविभेदित कोशिकाओं का, समरूपी कोशिकाओं का एक समूह होता है जो बाहर की ओर से एपिडर्मिस बाह्य त्वचा वाले भाग से यह ढका हुआ होता है। अविभेदित तरुण परागकोश की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तरुण परागकोश जो है वो चारों तरफ से अविभेदित समरूपी कोशिकाओं का समूह होता है, होमोजीनस सेल्स का एक ग्रुप होता है जो बाहर की ओर से एपिडर्मिस बाह्य त्वचा वाले भाग से ढका हुआ होता है
और संरचनात्मक परिवर्तन के साथ इसके नीचे की ओर हाइपोडर्मिस अधस त्वचा वाला भाग उपस्थित होता है। संरचनात्मक परिवर्तन के साथ क्या होता है कि इस हाइपोडर्मिस की कुछ कोशिकाएं चारों कोनों पर उपस्थित रहने वाली कुछ कोशिकाएं आकार में बड़ी हो जाती है। इनके अंदर जीव द्रव्य जो है वो सघन हो जाता है, आकार में ये बड़ी हो जाती है। इन बड़ी होने वाली कोशिकाओं को यहाँ पर प्रपशु कोशिका या आर्की स्पोरियल सेल कहा जाता है। और इन आर्की स्पोरियल सेल जो है इनके अंदर अब परिणत विभाजन होता है, पेरिक्लिनल डिवीजन यहाँ पर होता है। और एक प्रपशु कोशिका से दो कोशिकाएं यहाँ पर बनती है। एक ऊपर की ओर उपस्थित रहने वाली कोशिका जिसे हम प्राथमिक वित्तीय कोशिका कहेंगे, दूसरी नीचे की ओर उपस्थित रहने वाली कोशिका जिसे प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका कहा जाएगा। दोनों कोशिकाओं का निर्माण किसके द्वारा हुआ है? आर्की स्पोरियल सेल हाइपोडर्मिस की कुछ कोशिकाएं जो है वो आकार में बड़ी हो जाती है, सघन जीव द्रव्य युक्त हो जाती है, जिन्हें अपन ने प्रपशु कोशिका या आर्की स्पोरियल सेल कहा है। और इनमें परिणत विभाजन पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, जिससे दो कोशिकाएं बनती है, एक प्राथमिक वित्तीय कोशिका ऊपर की ओर, दूसरी प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका नीचे की ओर। प्राथमिक वित्तीय कोशिका से इस परागकोश की भित्ति का निर्माण होता है। प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका से बीजाणु जनन ऊतक का निर्माण होता है। संरचना वही आ गई कि एक परागकोट या लघु बीजाणुधानी की संरचना के कितने भाग होते हैं? दो भाग होते हैं, एक परागकोश भित्ति और दूसरा बीजाणु जनन ऊतक। तो परागकोश भित्ति का निर्माण तो प्राथमिक वित्तीय कोशिका से होता है और बीजाणु जनन ऊतक का निर्माण प्राथमिक बीजाणु जनन कोशिका से होता है। परागकोश भित्ति जो है वो फिर से चार स्तरों का निर्माण करती है। लघु बीजाणुधानी की संरचना के अंदर हमने देखा था सबसे बाहर की ओर बाह्य स्तर जो एक स्तरीय संरचना थी, दूसरे नंबर पर अंतःस्थिसियम एंडोथीसियम, तीसरे नंबर पर मध्य स्तर 1 से 3 परतीय स्तर और चौथे नंबर पर टेपिटम। टेपिटम के नीचे की ओर बीजाणु जनन ऊतक उपस्थित था। बीजाणु जनन ऊतक में लघु बीजाणु जनन कोशिकाएं हैं जो द्विगुणित होती है। लघु बीजाणु जनन कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन होगा, जिससे लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बनेंगी, ये भी द्विगुणित होंगी। और इन लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन होगा और अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप चतुष्क के रूप में 4 लघु बीजाणुओं का यहाँ पर निर्माण होगा। तो ये परागकोश का परिवर्धन है और परागकोश के परिवर्धन के फलस्वरूप 4 आर्की स्पोरियल सेल से यहाँ पर 4 लघु बीजाणुधानियों का निर्माण होता है। यहाँ पर परागकोश का परिवर्धन जो है वो सुबीजाणुधानी प्रकार का होता है। सुबीजाणुधानी मतलब यहाँ पर एक से अधिक बीजाणुधानी बीजाणु जनन कोशिकाएं जो है या आर्की स्पोरियल सेल जो है वो यहाँ पर निर्मित होती है और एक से अधिक आर्की स्पोरियल सेल निर्मित होने से एक से अधिक लघु बीजाणुधानियों का यहाँ पर निर्माण होता है। इसलिए आवृत बीजी पादपों में होने वाला जो परागकोश का परिवर्धन है वो यू स्पोरेंजिएट सुबीजाणुधानी प्रकार का होता है। प्रत्येक लघु बीजाणुधानी के अंदर लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। लघु बीजाणु का निर्माण लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से होता है। निर्मित होने वाले लघु बीजाणु जो है वो चतुष्क के रूप में एक समूह के रूप में यहाँ पर उपस्थित होते हैं और निर्मित होने वाले प्रत्येक लघु बीजाणु जो है वो अगुणित एन हैप्लॉइड रूप में ही उपस्थित होते हैं। अगला टॉपिक जो है वो लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया को अपन यहाँ पर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए यहाँ पर ये वीडियो है लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में आज हमने पढ़ा है। 2 भाग उसके होते हैं, एक परागकोश भित्ति और दूसरा बीजाणु जनन ऊतक। परागकोश भित्ति को भी 4 स्तर यहाँ पर होते हैं, बाह्य स्तर, अंतःस्थिसियम, मध्य स्तर और टेपिटम। और बीजाणु जनन ऊतक में लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। हो गया 5 मिनट।